अब मैं एक बार बता देता हूँ अखबार कैसे पढ़ना है। ये अखबार ही है, ये मैंने अखबार को ही ऐसे कर रखा है, स्लाइड बना रखी है। मतलब आज के न्यूज़पेपर में द हिंदू में आज का एडिटोरियल है ये। अगर किसी ने द हिंदू आज का पढ़ा होगा, साइड के जो दो एडिटोरियल आते हैं उनमें से एक आया है वेलकम प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, मैं एक बार स्लाइड पे बताता हूँ कैसे कैसे ये अलग अलग कलर दिख रहे हैं, वो इसलिए कर रखे हैं मैंने कि ये जो येलो कलर में है अंडरलाइंड पार्ट है वो तो सारे सब्जेक्ट हैं, जो रेड कलर में है वो डिफिकल्ट वर्ड है, वो कैब है। ठीक है, बाकी ट्रांसलेशन एक पैराग्राफ पढ़ने से कितनी चीजें आप जानोगे वो देखना है। आपको काम करना है किस पर, जो फुल स्टॉप तक का पार्ट है। तो यहां से लेकर और ये फुल स्टॉप आ रहा है, यहां तक काम करना है। सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं दो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और एक विच, दो सब्जेक्ट हैं, है ना। क्रिया मतलब जो वर्ड्स हैं वो कैब है, उसके नाम पर तीन है, एक गैवल है, एक एट द हेल्म है और एक कंसेंसस है। ये तीन वर्ड्स हैं। अब आप पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे ट्रांसलेशन जो हिंदी माध्यम से है वो तो पूरा ही करें लिटरली, इंग्लिश मीडियम से है तो वो गो थ्रू करें, स्किम करते हुए जाएं। स्किमिंग एक ऑप्शन होता है। स्किमिंग का मतलब होता है कि आप पढ़ रहे हो और आप रुके नहीं, पढ़ते पढ़ते ही आपने मीनिंग समझ लिया, बस ऊपर ऊपर से देखते हुए, एक स्किमिंग होती है। मैं बता रहा हूं वो बता रहा हूं पूरा विस्तार से कि कैसे पढ़ना है। विद द हैंडओवर, हैंडओवर क्या होता है, सौंपना। गैवल क्या होता है, यहां पे ऐसे मान लो कमान होती है, वैसे तो गैवल हथौड़े को बोलते हैं। हथौड़ा कौन सा, जज के हाथ में जो हथौड़ा होता है, या फिर जो नीलामी करता होता है, जो नीलामी करने वाला होता है, ऑक्शनियर जिसको बोलते हैं, उसके हाथ में हथौड़ा होता है, उसको बोलते हैं गैवल। यहां पे इसका मतलब है कमान, चार्ज। ठीक है, तो विद द हैंडओवर ऑफ द गैवल फ्रॉम इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो। जोको विडोडो कौन हुआ, ये हुआ इंडोनेशिया का राष्ट्रपति। इसने क्या कर दिया, इससे कमान सौंप दी गई है। तो विद द हैंडओवर, सौंपने के साथ ही क्या चीज, कमान, चार्ज। किससे लीका चार्ज, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से। ये सौंपते ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टुक ओवर, टेक ओवर का मतलब होता है अधिग्रहित करना। टेक ओवर का मतलब है कि आप किसी चीज को कंट्रोल स्थापित कर रहे हो। तो इन्होंने अधिग्रहित किया किसको, लीडरशिप को। लीडरशिप किसकी, G20 की। प्रोसेस मतलब इस प्रोसेस की कब लिया, वेंसडे को लिया। विच विल पोजीशन इंडिया, अब ये जो इन्होंने लीडरशिप ली है ना हाथ में, इससे भारत किस पोजीशन पर पहुंच जाएगा, एट द हेल्म। एट द हेल्म का मतलब लिखोगे आप, इसका मतलब होता है इन चार्ज ऑफ, किसी का प्रभारी होना, किसी के प्रभारी होने को बोलते हैं एट द हेल्म। एट द हेल्म, किसी का प्रभारी होना। तो इससे भारत कमांडिंग पोजीशन पे आ जाएगा, भारत प्रभारी बन जाएगा। किस चीज का, ऑफ फॉर्मिंग कंसेंसस अमंग द मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज ओवर द नेक्स्ट ईयर। ऑफ फॉर्मिंग मतलब ये बना पाएगा, कंसेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट। कंसेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट, अग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति। कंसेंसस का मतलब है अग्रीमेंट। आप इसे कनकर्ड भी कह सकते हो, कनकर्ड भी कह सकते हो, अग्रीमेंट भी कह सकते हो, सहमति। तो भारत यहां पे उस पोजीशन में आ जाएगा कि भारत यहां सहमति बना पाएगा किन देशों की, जो सबसे एडवांस अर्थव्यवस्था है, मतलब देश हैं, ओवर द नेक्स्ट ईयर का मतलब है अगले वर्ष के दौरान। अब मैं आपको इसमें से ग्रामर बता सकता हूं जो आपको रटनी नहीं पड़ेगी। जैसे प्रेपोजिशन आपके टॉपिक आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई डे या डेट आएगी तो ऑन लगता है, लेकिन तब तक जब उसी पर्टिकुलर डे या डेट की बात आप करोगे। इसका रिवीजन हो जाएगा इसमें बहुत सारा। जब कोई पर्टिकुलर डे और डेट हो, मैं ये कहता वेंसडे से लेकर अब तक, तब नहीं आता ऑन। मैं खाली वेंसडे की बात कर रहे हो तब यहां पे ऑन लग रहा है। नीचे एक और देख लो, December 1, December 1, तो यहां पे भी डेट है, डेट से पहले ऑन है। तो डे और डेट जब पर्टिकुलर होते हैं उससे पहले किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। एक बात। दूसरा, हमने ये तीन वर्ड देख लिए, गैवल, एट द हेल्म और कंसेंसस। गैवल का मतलब मैंने बताया चार्ज, कमान।
एट द हेल्म का मतलब बताया, इन चार्ज ऑफ, कंसेंसस का मतलब बताया मैंने अग्रीमेंट। एक आपके डिटरमिनर टॉपिक है, प्राइम मिनिस्टर से पहले द लगता है, प्राइम मिनिस्टर से पहले हमेशा द लगता है। यहां क्यों नहीं लगा रखा? क्योंकि यहां पे नाम साथ में दे रखा है, तो जो व्यक्ति उस पोस्ट का है, मतलब उस डेजिग्नेशन पे बैठा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको द नहीं लगाना है। अगर यहां नरेंद्र मोदी नहीं होता तो यहां पे प्राइम मिनिस्टर से पहले द होता। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब मैंने तो आपको बताया, मैं जो पढ़ाता हूं एडिटोरियल तो इस तरीके से पढ़ाता हूं, इसके अंदर ग्रामर भी हो जाएगी। ग्रामर के मैंने इसी पैराग्राफ में 2 पॉइंट डिस्कस कर दिए। मैंने आपको ये बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वर्ब कौन सी है, टुक ओवर, ये इसकी वर्ब है। और विच आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, कि इन्होंने तो लीडरशिप ली है, इस पूरी बात के लिए आ रहा है। इसकी वर्ब है वो क्या है, विल पोजीशन। आपको पता ये होना चाहिए कि मॉडल के साथ में कौन सी फॉर्म लगती है, बेस फॉर्म। अब आपको कैसे पढ़ना है, ये एडिटोरियल के पेज पे मिलेगा। पहली बात तो आप शुरू से ही द हिंदू पढ़ने की हैबिट ही डालो, क्योंकि छोटा मोटा कुछ ही पढ़ोगे, फर्क नहीं पड़ने वाला, यही पढ़ो आप, तो कोई मुश्किल नहीं है। आपको एक पैराग्राफ, जैसे मैंने एक एडिटोरियल के, आप देखोगे कितनी स्लाइड्स यहां बनी हुई है ना, ये एक ही एडिटोरियल है, इसका इतना बड़ा आगे तो क्वेश्चन डाल रखा है, मतलब इतने बड़े में एक पैराग्राफ कंप्लीट होता है। आपको एक ही पैराग्राफ पढ़ना है फुल स्टॉप तक का, शुरुआत ऐसे ही कर लो। मान लिया आपने केवल विद से लेकर ट्रेंड्स तक ही पढ़ा, कितनी मिनट लगेंगे इसमें आपको? मुझे लगता है 10 से 15 मिनट मान लो, बहुत ही मुश्किल से गुजरते हुए आओगे तो। वैसे अगर अंग्रेजी माध्यम से हो तो 5-4 मिनट में कंप्लीट कर लोगे इसको। गो थ्रू करना है, गो थ्रू करते हुए ही अर्थ निकालना है, और एडिटोरियल ही पढ़ना है शुरुआत से ही। शुरुआत में संभव नहीं है, 5-10 दिन ऐसे लगेंगे कि बहुत ही अजीब सा लग रहा है, बुखार भी हो सकता है आपको, बीमार पड़ सकते हो, आपका मन एकदम ऊब जाएगा कि छोड़ो कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो 10 दिन निकाल दोगे, उसके बाद में इंटरेस्ट जागृत हो जाएगा। और 6 महीने अगर एडिटोरियल मैंने कहा वैसे पढ़ लिया, तो आपकी अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन वाला जो सेगमेंट है अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। और इस एडिटोरियल में जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ लिया, तो न तो ग्रामर पढ़ने की जरूरत, न वोकैब एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत, न ट्रांसलेशन की जरूरत। यहां इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट भी करोगे आप, यहाँ पे ग्रामर भी देखोगे, यहाँ पे वोकैब भी देखोगे, और सारा मतलब जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर होते जाएंगे। एक और पैराग्राफ पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ आपने क्या क्या सीखा, गैवल का मतलब चार्ज होता है, एट द हेल्म का मतलब इन चार्ज ऑफ होता है, और आपने देखा कि एक कंसेंसस था, इसका मतलब अग्रीमेंट होता है। एक सीखा कि ऑन का प्रयोग कब करते हैं, डे और डेट से पहले, लेकिन कब तक, जब तक कि उसी डे और डेट की बात हो तब तक। अगर ये होता 1 दिसंबर से तो हम सिंस लगाते, ऑन नहीं लगाते इस पे। एक हमने सीखा कि प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से पहले द का प्रयोग करते हैं, लेकिन नाम रखा हो। ये सब पे लागू है, प्रेसिडेंट पे भी लागू है, चीफ मिनिस्टर पे लागू है ना। कि जो भी पोस्ट होती हैं, जो एक पोस्ट बनती हैं, मतलब एक क्षेत्र में बनने वाली एक ही पोस्ट, राज्य में मुख्यमंत्री एक, राज्यपाल एक, देश में प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, इन सबसे द लगता है। लेकिन देश का नाम आएगा तो द नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखो ये वाला, इसका बताओ, देखे पढ़ के क्या ट्रांसलेशन, जिसको आ जाए वो हाथ ऊपर करना, केवल ट्रांसलेट करना है। बोलो, बोल नहीं सकते, कोई बात नहीं। हाँ, जब आप हिंदी में लिखोगे ना, तो पूरा वाक्य सही बनना चाहिए। कई बार आपकी दिक्कत क्या आएगी, समझ तो लोगे आप, लेकिन लिखना नहीं आएगा। आप हर कहीं सब्जेक्ट लगाओगे, हर कहीं ऑब्जेक्ट लगाओगे, पूरा पिरोना है सेंटेंस में, समझ में तो आ गया होगा। कौन बता सकता है पूरा सही से? कोई नहीं बता सकता। इंग्लिश तो है ही, हिंदी में बोलो। हाँ बोलो, जैसे भी है। और कोई? हार्डशिप का मतलब कठिनाई, रिसेशन का मतलब आर्थिक संकट, ट्रेंड का मतलब रुझान। अब बता दो। इंडिया मतलब भारत। अब इतनी हेल्प भी कर सकता हूं, बताओ, देखो।
हाँ अपने हाथों पर किया था। हाँ बैठो, बढ़िया बनाया। इंडियाज प्रेसिडेंसी विच बिगिंस ऑन December 1, भारत की अध्यक्षता जो कि शुरू होगी 1 दिसंबर से, कम्स एट ए टाइम, ऐसे समय पर आ रही है, व्हेन द वर्ल्ड फेसेस इकोनॉमिक हार्डशिप, जब पूरा दुनिया आर्थिक कठिनाइयों को झेल रहा है, एंड ग्लोबल रिसेशनरी ट्रेंड्स, और वैश्विक आर्थिक मंदी के रुझान देखने को मिल रहे हैं। ये इसका ट्रांसलेशन है। अब आप देखोगे कि इसके अंदर फेसेज है तो प्रेजेंट सिंपल था, ता है, ते है, ती है, क्यों नहीं आया, वो बड़ी बेसिक बातें हैं, वो यहाँ पे लागू नहीं होंगी अब, है ना। ये आपको इसलिए लिखाया जाता है ऐसे कि आपको लगे कि ये घटना आपके सामने घटित हो रही है, इसलिए इसको प्रेजेंट सिंपल में लेके लिखा गया है। बाकी ये पास्ट में भी जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी जाएगा। तो एक तो दिसंबर से पहले ऑन, December 1 से पहले ऑन क्यों लगा, क्योंकि डेट दे रखी है और उसी दिन की बात है, केवल 1 दिसंबर से लेकर अब तक की बात नहीं है। इंडियाज प्रेसिडेंसी की वर्ब बताओ, इंडियाज प्रेसिडेंसी की वर्ब कौन सी है इसमें? बिगिंस है। बिगिंस तो खैर विच को देखकर भी है, ये जो विच बीच में आता है या हु बीच में आता है, इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि जो पहले इनके शब्द होता है उसको रिलेट करते हैं। भारत की अध्यक्षता जो, तो किसकी बात कर रहा है? अध्यक्षता की, जो शुरू होगी 1 दिसंबर को। कम्स, कम्स का सब्जेक्ट कौन है? प्रेसिडेंसी है, तो भारत की प्रेसिडेंसी आ रही है एट ए टाइम, ऐसे टाइम पर, वैन, वैन किसके लिए आता है? टाइम के लिए आता है, तो टाइम दे रखा है इसलिए वैन आ रहा है। जब दुनिया, वर्ल्ड के पहले हमेशा दे लगाओगे, ये डिटर्मिनर टॉपिक आपके आएगा तो उसमें बताऊंगा, वर्ल्ड के पहले हमेशा दे लगेगा, लेकिन अगर वो दुनिया वही है जो ज्योग्राफिकल एरिया बात कर रहा हूं, वो वाली वो दुनिया, आपकी अपनी एक दुनिया है, वहां पे मत लगाना। सबकी दुनिया होती है एक अलग, तो उस दुनिया के पहले ए लगेगा, लेकिन ये दुनिया ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से घिरी हुई दुनिया, उसके अंदर अपने को दे का प्रयोग करना है। करो कोशिश, फुल स्टॉप कहां पे है वहां तक, कोशिश सब करो, तब बैठेगा, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा। एक ही वर्ड है इसमें, फ्रॉट। फ्रॉट का मतलब फुल ऑफ, लिख लो, फुल ऑफ या फिल्ड विद, भरा हुआ होना। या तो लिखोगे फुल ऑफ, मैं ओ बोलता हूं, आप ऑफ बोलते हैं, याद रखना क्या लिखना है, ओ एफ। फुल ऑफ या फिल्ड विद, दोनों में से कोई सा भी। ये भी ध्यान रखना, फुल के साथ में ऑफ लगेगा, फिल्ड के साथ में विद लगेगा। कौन ट्रांसलेट करेगा फुल स्टॉप तक, मतलब टेंशंस तक? कोशिश करो, अखबार तो पढ़ते ही हो आप लोग। When you came here for the first time, my first question was who reads newspaper, and some of you guys raised your hands. What happened today? बोलो। पोलराइजेशन क्या होता है? ध्रुवीकरण क्या होता है? बांटना। बैठो। इन एडिशन का मतलब इसके अतिरिक्त, द पॉलिटिकल पोलराइजेशन, राजनीतिक ध्रुवीकरण, मतलब राजनीतिक रूप से बटे हुए हैं ये। किसके बीच? यूएस और यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच। ऑल G20 मेंबर्स, मतलब इन सब के बीच जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है, ऑल G20 मेंबर्स, ये जितने भी नाम गिनाए हैं ना, यूएस, ईयू और रशिया, ये सब कौन है? ये G20 मेंबर्स विल मेक एवरी मीटिंग, वो बनाएंगे हर एक मीटिंग को क्या? फ्रॉट विद टेंशंस, ये सब मीटिंग को बना देंगे कि टेंशन से भरी हुई मीटिंग्स होंगी। दैट इंडिया विल होस्ट, जो कि भारत मेजबानी करेगा। कौन सी मीटिंग? जो भारत मेजबानी करेगा,
वो टेंशन से भरी हुई होंगी, ये मतलब है। थोड़ा सा तोड़ के देखोगे तो आएगा समझ में। ये जो पोलराइजेशन है ना, इसकी वर्ब तो दे रखी है विल मेक, ठीक है। इंडिया की वर्ब है वो है विल होस्ट, ठीक। दैट जो आ रहा है यहां पे, ये आ रहा है किसके लिए, एवरी मीटिंग के लिए, वो मीटिंग जो भारत होस्ट करेगा, ठीक है। और हर एक मीटिंग जो है वो क्या करेगी, मतलब भरी हुई रहेगी टेंशन से। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रॉड का मतलब फुल ऑफ होता है, और फ्रॉड के साथ भी क्या लगाते हैं आप, विद। नेगेटिव चीजों से भरा हुआ होने को बोलते हैं फ्रॉड। तो इन एडिशन का मतलब के अतिरिक्त है। इसके अलावा हम क्या लगा सकते थे, बिसाइड्स लगा सकते थे। बिसाइड्स का मतलब भी के अलावा या के अतिरिक्त होता है। तो इसके अतिरिक्त जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है इन देशों के बीच, एक और काम की बात यहां पे है, यूएस के पहले द लग रहा है। देशों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं, तभी करते हैं जब उसके अंदर यूनाइटेड वर्ड जोड़ रखा हो। फिलहाल के लिए इतना ही समझो, बाकी और कुछ भी होती है कंडीशंस, वो मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब बता। लेकिन फिलहाल ये समझ लो, जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द जोड़ रखा होगा वहां वहां पे द लगेगा, चाहे द यूएस हो, चाहे द यूके हो, या फिर यूएई हो। इन तीनों के अंदर ही आपको यूनाइटेड वर्ड देखने को मिलेगा, इसलिए इन तीनों के साथ में द का प्रयोग देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है बात। रशिया के पहले द नहीं है, नहीं है ना। तो इसके अतिरिक्त राजनीतिक ध्रुवीकरण इन देशों के बीच, जो सभी G20 मेंबर्स हैं, ये बनाएंगे हर एक मीटिंग को, वो मीटिंग जो भारत होस्ट करने वाला है। और क्या बनाएंगे हर एक मीटिंग को, फ्रॉड विद टेंशन, मतलब भर देंगे परेशानियों से। इस मीटिंग में मुद्दा मतलब कुछ ना कुछ गरमाया रहेगा, शांति से मीटिंग चलने वाली है नहीं। इसके आगे बट से लेके और सिग्नल्स तक छोटा सा वाक्य है। कैसे मौका मिला है, एक छोटा सा वाक्य है, बोले ये पूछ लो, बताओ। एक मिनट। सही है, लेकिन G20 जो सम्मेलन हुआ, समिट का मतलब शिखर वार्ता सम्मेलन ये सब, लेकिन जो G20 सम्मेलन हुआ बाली के अंदर, बाली इंडोनेशिया में, प्रोवाइडेड, इसने प्रदान किए सम पॉजिटिव सिग्नल्स, कुछ सकारात्मक संकेत, ठीक है। लेकिन G20 सम्मेलन जो बाली में हुआ, उस सम्मेलन ने कुछ सकारात्मक संकेत दिए। सकारात्मक बात क्यों करी इसने लेकिन लगा, क्योंकि ऊपर नेगेटिव कह रहा है कि ये टेंशन भरा होगा ये सब, लेकिन अब कह रहा है कि सकारात्मक संकेत दिए। अच्छा, यहां से बताओ। डेस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। डेस्पाइट बराबर लिख लेना इन स्पाइट ऑफ, अलग अलग लिखना, इन को अलग, स्पाइट को अलग, ओ को अलग। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, के बावजूद, के बावजूद। जैसे मैं कहूं कि खराब पढ़ाने के बावजूद आपको अंग्रेजी समझ में आ रही है, तो उसको बोलते हैं डेस्पाइट, के बावजूद। हाँ, अमंग नहीं आएगा इसमें, क्योंकि कैटेगरी बना रखी है इसने। इसने कैटेगरी बनाई है। एक कैटेगरी तो है यूएस और यूरोपियन यूनियन की, दूसरी कैटेगरी है रशिया की। इन दो और ना, अगर अमंग होता तो एंड आता ही नहीं इसमें, है ना। अमंग आएगा तो एंड नहीं आएगा। हाँ साहब, ये बीच में कैसे आया। अच्छा अच्छा, यू आर टेलिंग अ लाई, या यू आर लाइंग, यू आर लाइंग, या तो ऐसे आएगा, या करोगे यू आर टेलिंग अ लाई। ये तो सिखाया हुआ मैंने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। हाँ, despite fears that G20 members would fail to produce a joint statement, Sherpas of each delegation persevered to reach a 17-page consensus document. दो एक वर्ड है, एक तो शेरपा, शेरपा होता है, एक तो शेरपा वो होता है जो एवरेस्ट चढ़ाने के लिए होते हैं शेरपा सहयोगी साथ में। ये शेरपा का मतलब है डेलीगेट, राजनयिक, है ना, डिप्लोमेट, डिप्लोमेट बोल दो। परसेवियर का मतलब होता है सतत प्रयास करना, लगातार प्रयास करना, टू डू कंसिस्टेंट एफर्ट्स। परसेवियर का मतलब है सतत प्रयास करना, लगातार प्रयास करना। मेक कंसिस्टेंट एफर्ट्स, सतत प्रयास करना, परसेवियर। अपन वीक में एक बार पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा एक बार वीक में एक बार, लेकिन बाकी आपको डेली पढ़ना है।
क्या करें, आप तो शुरू करो। और बिल्कुल भी नहीं आए तो कहानियों की किताब पढ़ो। डेस्पाइट फियर्स मतलब डर के बावजूद, आशंकाओं के बावजूद, दैट आशंका किस बात की थी, G20 मेंबर्स वुड फेल, जो G20 सदस्य देश हैं वो असफल होंगे किसमें, टू प्रोड्यूस ए जॉइंट स्टेटमेंट, कि वो सभी का संयुक्त एक ज्ञापन नहीं ले पाएंगे। जॉइंट स्टेटमेंट का मतलब है G20 में जो 20 देश आएंगे उन सभी के जो प्रमुख होंगे वो सेम ही बात बोले, है ना। अगर जॉइंट स्टेटमेंट नहीं ले पा रहे मतलब विरोधाभास है उनमें, तो ये आशंकाएं, तो इन आशंकाओं के बावजूद कि G20 सदस्य देश असफल रहेंगे एक संयुक्त ज्ञापन लाने में या फिर प्रोड्यूस करने में, शेरपाज ऑफ ईच डेलीगेशन, तो हर एक प्रतिनिधि मंडल का जो शेरपा है या फिर जो डिप्लोमेट है, राजनयिक है, परसवियर्ड, इसने प्रयास किया। क्या प्रयास किया, टू रीच अ 17 पेज कंसेंसस डॉक्यूमेंट, की 17 पेज का एक सर्वसहमति से बना दस्तावेज वो बना पाए, ठीक है ना। इसके बावजूद कि इनको लग रहा था कि हम लोग कोई संयुक्त ज्ञापन नहीं ला पाएंगे, उसके बावजूद भी हर एक प्रतिनिधिमंडल के हर एक प्रतिनिधिमंडल के जो शेरपास थे, जो या फिर राजनयिक थे, उन्होंने पूरा प्रयास किया, सतत प्रयास किया कि वो 17 पेज के सर्वसहमति से बने दस्तावेज पर पहुंच जाएं। ये इसका ट्रांसलेशन है। रीच के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगता, तो देखो यहां भी कुछ भी नहीं है। रीच के ठीक बाद में प्रेपोजिशन नहीं आएगा। दीज काइंड ऑफ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स कैन बी बोर्न इन माइंड बाय रीडिंग न्यूज़पेपर। हो गया होगा, कुछ पूछना है इसमें। परसेवियर जरूरी है। परसेवियर आप जब इंटरव्यू दोगे, एसडीएम बनोगे, तो आपको बोलना है कि परसेवियरेंस, भाई सक्सेस की सफलता का राज क्या है आपका, बोलेंगे। ऐसा नहीं लक्स से नहाता हूं मैं। लैक्स क्या होता है, लैक्स, ये हो जाएगा परसेवियरेंस, डिटर्मिनेशन, ऐसे बोलोगे तो परसेवियरेंस इससे बनता है परसेवियरेंस। कॉन्फ्लिक्ट तक, फुल स्टॉप तक। कौन बता पाएगा, कोई वर्ड आया क्या नया। कॉन्फ्लिक्ट का तो झगड़ा, संघर्ष। करो ट्राई, आ ही रहा है, यहां तक तो आ गया आपके। हाँ बोलो। एक्सपेक्टेडली देयर वाज ट्रबल ओवर द पैराग्राफ्स ऑन द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो 17 पेज का पैराग्राफ उन्होंने लिखा था, पेज लिखे थे, जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया था। तो जितना जैसे कि अपेक्षा की गई थी वैसे, तो अपेक्षित रूप से देयर वाज ट्रबल, मुश्किलें थी, किसको लेकर, पैराग्राफ्स को लेकर। और पैराग्राफ्स किस पर लिखा गया था, रशिया यूक्रेन विवाद पर। तो G20 मेंबर्स ने डिस्कशन जो 17 पेज में किया ना, उसमें सबसे बड़ा मुख्य विषय यही था कि तुम्हारा बताओ क्या करना है, तो ये डिस्कशन किया। अच्छा, यहाँ पे एक काम की बात है कि जब देयर से स्टार्ट करोगे आप सेंटेंस, तो क्रिया लगेगी पहले, सब्जेक्ट लगेगा बाद में, ये आपको सीखना है। इसको इन्वर्जन बोलते हैं। जब क्रिया अपने कर्ता से पहले आती है तो इस घटना को हम बोलते हैं ग्रामर की भाषा में इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, विपरीत। जब देयर से स्टार्ट करोगे तो हमेशा ऐसा होगा, और पक्का होगा, करना है आपको। आपको मैं सेंटेंस सिखाऊंगा अनुवाद करना, वहां पे ध्यान रखोगे इस बात का। जैसे आप ये कहो कक्षा में 200 विद्यार्थी हैं, ये बोलना हो, क्लास में 200 विद्यार्थी हैं, तो देयर से स्टार्ट करोगे, संख्या बतानी हो तो देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब यहां पे आप देख लो कि ये जो आर आ रहा है वो किसको देख के आ रहा है, 200 स्टूडेंट्स को देख के आ रहा है। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, पहले आ रही है क्योंकि देयर से स्टार्ट है।
कोई सा बना के देख लो ऐसे वाक्य, देयर से बनाओगे तो पहले क्रिया बाद में करता। समझ में आ गई बात? तो दो तीन चीज सीखी है आपने। प्राइम मिनिस्टर के पहले द आएगा हमेशा, द कब नहीं आएगा? जब उसका नाम दे रखा होगा। डे और डेट अगर पर्टिकुलर बात करते हो तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। एक देयर से स्टार्ट होगा तो वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। ये तीन रटना नहीं पड़ा, आपने यूसेज देखा तो आपको आ गया। कंसेंसस का मतलब सीखा आपने, अग्रीमेंट होता है। एट द हेल्म ऑफ का मतलब क्या होता है? इन चार्ज ऑफ होता है। इंडियाज रोल से लेके और अब तो लास्ट तक ही बताओ। एक वर्ड है टेम्परिंग। टेम्परिंग का मतलब है कम करना। यहां पे जो टेम्पर शब्द है इसका मतलब है कम करना, या तो संतुलित करना भी हो सकता है, मॉडरेट, या होता है कम करना तो टोन डाउन कह सकते हो, मिटिगेट कह सकते हो, रिड्यूस भी कह सकते हो। संतुलित करना या कम करना, संतुलित करना या कम करना, ये हो सकता है। India's role in tempering some of the language during the negotiations has been highlighted. India's role, भारत की भूमिका किस चीज में? संतुलित करने में। किसको? कुछ भाषा, मतलब जो भी वाद विवाद हुआ वहां पे, तो भारत ने, मोदी जी ने कहा थोड़ा धैर्य रखो, धीरे धीरे बात करो, जोर से नहीं बोलना है। ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस, विचार विमर्श के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, नेगोशिएशंस का मतलब होता है विचार विमर्श। हैज बीन हाईलाइटेड, इस बात को रेखांकित किया गया है। पैसिव है ये, फिलहाल समझ में नहीं आएगा, आ रहा है तो बहुत ही बेहतर बात है। हैज बीन हाईलाइटेड मतलब हो गया इस बात को रेखांकित किया गया। किसको रेखांकित किया गया? भारत के रोल को। तो भारत की भूमिका जो है कि नेगोशिएशंस के दौरान, विचार विमर्श के दौरान जिस तरह की भाषा वहां पे काम ली जा रही थी, उस भाषा को संतुलित करने में भारत का रोल जो है, भारत की भूमिका है, उसको रेखांकित किया गया है, उस पर प्रकाश डाला गया है, ये मतलब है। ठीक है, तो G20 में भारत भी है क्या? है? आपको पता है, मुझे पता नहीं कर रहे हो आप। एंड मिस्टर मोदीज फ्रेज एट द SCO समिट इन सितंबर। SCO संघाई समिट, सम्मेलन, सितंबर, इन सितंबर। जब आप मंथ का नाम लेते हो, अभी मैंने बताया था मंथ मतलब डेट और डे, अगर मंथ हो और पर्टिकुलरली वही मंथ हो तो इन लगेगा। अब सितंबर से पहले इन आ गया। अगर आप कोई वर्ष का नाम लो 2002 में तो इन 2002 आएगा, 2022 में इन 2022 आएगा। समझ में आ रही बात? तो या तो डे और डेट होगी पर्टिकुलर तो ऑन, ईयर होगा, मंथ होगा, तब क्या लगाना है? इन। फ्रेज का मतलब वाक्यांश होता है। ठीक है, मिस्टर मोदी फ्रेज एट द SCO समिट इन सितंबर दैट दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। मोदी जी ने एक वाक्यांश का यूज किया था SCO सम्मेलन के अंदर, सितंबर में जो हुआ था, कहा था कि ये युग है वो लड़ाई का युग नहीं है, युद्ध का युग नहीं है। वॉज इंक्लूडेड इन द फाइनल स्टेटमेंट, इस बात को अंतिम जो ज्ञापन दिया गया, अंतिम जो वक्तव्य था उसमें शामिल किया गया। ठीक है, मोदी जी का जलवा हर तरफ है, तो इनका शामिल कर लिया कि मोदी जी ने जो कहा था वो ध्यान देना, रशिया वालों को कह के भेजा, लेकिन ये मानेंगे थोड़े ना। नॉट एन एरा ऑफ वॉर, एरा का मतलब युग। एरा के सिनोनिम्स होते हैं कुछ, एक गाड़ी आती है हुंडई की ईओन, इसका मतलब भी युग होता है। एक होता है इपोक, इपोक का मतलब भी युग होता है। एरा, इयोन, इपोक, युग। एज भी होता है, AGE, युग। क्या होता है? अलग होते हैं तीनों? अब पता नहीं भाई, वो आप ज्योग्राफी वाले गुरुजी से पूछो, आप पता नहीं। युग को बोलते हैं एज, इयोन, इपोक। आगे चलें, ये समझ में आ गई बात? देखो आपको अखबार पढ़ना तो आ ही रहा है, आप पढ़ते नहीं हो बस। कितनों को समझ में आ रहा है? आपको नहीं आ रहा? दिया तले अंधेरा। कि मैं यहीं बैठा हूं तो आपको ही नहीं आ रहा, गलत हो जाए। करो ये बताओ, फुल स्टॉप तक देख लेना कहां तक है। कहां तक है? यूक्रेन तक है क्या? यूक्रेन तक पढ़ो।
किसको समझ में आ गया? 1 2 3 4, कोई वर्ड है नया? इक्विवोकेट का मतलब होता है टाल मटोल करना, या फिर ऐसी बात करना कि समझ में नहीं आए, एम्बिग्यूअस होना। इक्विवोकेट, इसका एग्जैक्ट सिनोनिम तो होता है प्रीवेरिकेट, प्रीवेरिकेट, या फिर होता है बी एम्बिग्यूअस, बी एम्बिग्यूअस, टाल मटोल करना, या फिर इसका मतलब है संदिग्ध अर्थ वाली बातें करना, ऐसी बातें करना कि एग्जैक्टली नहीं पता लगा पाओ क्या बोल रहे हैं। देखेंगे क्या है, पता नहीं मेरे को, तो मैंने पढ़ा नहीं। द मेजोरिटी ऑफ द G20 लीडरशिप वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इक्विवोटिंग ऑन द कॉन्फ्लिक्ट ना, वो आपने इक्वल से समझ लिया, ये अलग है, इक्विवोकेट अलग होता है। इक्विवोकल नेगेटिव मीनिंग देता है, अनइक्विवोकल का मतलब होता है स्पष्ट। हाँ बोलो। ठीक है, भारत हमेशा से कहता रहा है कि भाई, न तो ये कहा कि रशिया गलत कर रहा है, ना ये कहा यूक्रेन गलत कर रहा है, तो भारत निष्पक्ष स्थिति में था। इसीलिए कह रहा है कि ये एग्जैक्ट सामने आओ, ऐसे मत कहो कि भाई, मतलब कोई भी आप ना तो बुराई करते हो रशिया की, ना आप यूक्रेन का सपोर्ट करते हो, तो ये क्या बात हुई? ऐसे और भी देश हैं कुछ। तो द मेजोरिटी ऑफ द G20 लीडरशिप, जो G20 लीडरशिप है, जितने भी G20 के देश, सदस्य देश हैं, उनका जो बाहुल्य है, बहुमत है, या अधिकतर जो सदस्य देश हैं, वो मेजोरिटी उस पक्ष में नहीं थी कि इस संघर्ष या इस लड़ाई के बारे में आप टाल मटोल करें। ठीक है, एज इंडिया एंड अ फ्यू अदर कंट्रीज हैव बीन डूइंग, जैसा कि भारत और कुछ और देश कर रहे हैं, एंड द जॉइंट कम्युनिक, जॉइंट मतलब संयुक्त, कम्युनिक का मतलब होता है जो ज्ञापन प्रेस के द्वारा दिया जाता है, उसको कम्युनिक बोलते हैं। तो संयुक्त ये जो ज्ञापन दिया गया, सैड, इसमें कहा गया दैट मोस्ट मेंबर्स स्ट्रांगली कंडेम्ड द वॉर इन यूक्रेन, इसमें यह कहा गया कि अधिकांश सदस्य जो हैं वो कड़ी निंदा करते हैं किसकी? लड़ाई की, यूक्रेन में। समझ में आ गई बात? रिपीट कर रहा हूं, G20 नेतृत्व का जो मेजोरिटी है या बहुमत है, वो इस पक्ष में नहीं था कि कोई भी इस संघर्ष या इस लड़ाई पर टालमटोल करे, जैसा कि भारत और कुछ और देश जो हैं वो कर रहे हैं। और जो संयुक्त यहाँ पे ज्ञापन आया, उसमें कहा गया कि अधिकांश सदस्यों ने कड़ी निंदा की लड़ाई की, युद्ध की, यूक्रेन में। ये इसका मतलब है। कितना को समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें कुछ और अलग निकल रहा हो मीनिंग? इक्विवोकेट का मतलब समझना था, बाकी इसमें कुछ खास था नहीं। मेजोरिटी की वर्ब जो है वो कौन सी है? ये वॉज। इंडिया एंड ए फ्यू कंट्रीज की वर्ब हैव बीन डूइंग। जॉइंट कम्युनिक की वर्ब सैड। मोस्ट मेंबर्स की वर्ब कंडेम। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, नहीं पता हो तो लिख लेना, CONDEMN, कंडेम मतलब क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज, निंदा करना, निंदा करना। एक वर्ड आया था कल, निंदनीय, डिप्लोरेबल। हमेशा याद रखना, जिन शब्दों के एंड में एबल आएगा वो एडजेक्टिव होते हैं। डिप्लोरेबल में एबल आ रहा है, एडजेक्टिव है। जहां कहीं भी एबल दिख जाए लास्ट में, वो एडजेक्टिव होंगे। अगला पैराग्राफ बताना, इट वॉज ए पॉजिटिव साइन से।
बैठे बैठे बोल रहा हूँ। यह एक पॉजिटिव संकेत है कि रूस ने इस स्टेटमेंट का विरोध किया। इसके विदेश मंत्री सर्गी लेवरोव वहां उपस्थित थे और प्रेसिडेंट पुतिन वहां पर एब्सेंट थे। और वास्तविक रूप में इसको एक अच्छा मैनेजेबल समिट बनाने के लिए उन्होंने योगदान दिया। इन दोनों ने जो मिनिस्टर थे और जो प्रेसिडेंट पुतिन थे उन्होंने कुछ हद तक ठीक है। और कोई नया बच्चा बताओ भाई। हाँ बोलो, कोई नया हो तो आप बोल सकते हैं, आगे वाले। मैंने तो ये सुना, आगे बैठते हैं होशियार होते हैं। रशिया के स्टेटमेंट का विरोध करने के दौरान विदेश मंत्री सर्जी लेवरोव और पुतिन का इस इंडोनेशिया में समिट में उपस्थित नहीं होना इसमें और अधिक कंट्रीब्यूशन। सही पहुंच गए। ये कह रहा है कि इट वॉज अ पॉजिटिव साइन, यह सकारात्मक संकेत था। इतना किसने सही बनाया? दैट की वाइल रशिया प्रोटेस्टेड द स्टेटमेंट, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध। अधिकांश सदस्य देशों ने कहा था कि भाई रशिया में लड़ाई जो है ना वो ठीक बात नहीं है। तो जब रशिया इस बात का विरोध कर रहा था, इट्स फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लेवरोव वॉज प्रेजेंट। ठीक है, तो इसके जो विदेश मंत्री हैं वो उपस्थित थे वहां पे। एंड प्रेसिडेंट पुतिन एब्सेंस एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू का मतलब योगदान, और कंट्रीब्यूट में टू लगेगा, किसमें योगदान दे रहे हो, इन नहीं लगता, टू लगता है। और मिस्टर पुतिन की जो अनुपस्थिति थी ना, वास्तव में इसने बढ़िया योगदान दिया कि जो इंडोनेशिया में सम्मेलन चला वो ठीक से हो गया। अगर ये आदमी वहां पे होता तो पता नहीं, ये दो को तो कूट देता है, ऐसा बता रहा है। कंट्रीब्यूट के साथ टू लगेगा, ये लिख लेना है। किसका? अंतिम लाइन का स्टेटमेंट तक, अच्छा वो वाला। यह एक पॉजिटिव संकेत था, दैट की वाइल रशिया प्रोटेस्टेड द स्टेटमेंट, जब रशिया ने विरोध किया इस वक्तव्य का, इस ज्ञापन का, तो इसके विदेश मंत्री सरगेई लेवरोव वहां पर उपस्थित थे। ये मतलब है? उन्होंने नहीं किया, और किसी ने करा होगा। रशिया का प्रतिनिधि और कोई होगा, ये और साथ चला गया होगा हवाई जहाज में। लास्ट तक आपकी दिलचस्पी हो जाएगी। अभी अखबार खरीद के लाओगे आप, यहां से निकलते पहला काम अखबार, टोंक फाटक चल जाना। डिक्शनरी देखी जाए, देखो अंग्रेजी का सिस्टम यही है भाई। अंग्रेजी मैं हमेशा पहली क्लास में कहता हूं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं हमेशा बोलता हूं ये बात। 22 साल से झक मार रहा हूं, मुझे नहीं आती। आपकी शुरुआत है, दिक्कतें आएंगी, आएंगी दिक्कतें, देखना पड़ेगा। डिक्शनरी जरूरी नहीं है हार्ड कॉपी रखो, मोबाइल में रख सकते हो। मैरियम वेबस्टर एक डिक्शनरी आती है, मैरियम वेबस्टर, MERRIAM, MERRIAM, मैरियम वेबस्टर, WEBSTER। ये इसलिए बताया मैंने कि ये ऑफलाइन काम करेगी, डेटा नहीं भी होगा ना तो भी काम कर जाएगी। बस उच्चारण सुनने के लिए डेटा ऑन करना पड़ेगा, बाकी सिनोनिम, एंटोनिम, मीनिंग, सेंटेंस में यूज, पहली बार यूज कब हुआ, ये सब मिलेगा इसमें। मैरियम वेबस्टर पहली बार सुना जिंदगी में नाम, अंग्रेजी नाम है, तो सुरेश पढ़ ले इसको, सुरेश की डिक्शनरी।
कौन बताएगा? कुछ नए चेहरे दिखाओ भाई, बताओ आ रहा है। एक बार खड़े होके बता दिया, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। और पक्का अखबार लाओगे खाना खाने से पहले। लेकिन ऐसा नहीं हो अखबार को नीचे खाने के नीचे लगा लो, बोला हाँ जी इस पे खाते हैं, द हिंदू पे, कल से पढ़ेंगे इसको। किसको आता है? कोई वर्ड आ रहा है क्या इसमें? खूब सारे आ गए। अच्छा, डेमिनर आ गया, डेमिनर, और दो आ गया, थो बोलते हैं वैसे इसको। स्टोनी का मतलब सख्त। बैंक्विट का मतलब होता है प्रीति भोज। बैंक्वेट तो तुम्हें पता ही, शादी में खाने खाने नहीं गए तुम लोग, मेल, वो बैंक्वेट है। इसमें क्या होता है कि भाषण चलते रहते हैं, लोग टेबल पर खाना खाते रहते हैं। इस किस्म के अरेंजमेंट को बैंक्वेट बोलते हैं। और एक्सटेंड हिज हैंड का मतलब अपना हाथ बढ़ाया। और स्टोनी, अच्छा पहले ये है इन कॉन्ट्रास्ट टू, इसका मतलब होता है के विपरीत, लिख लो, इन कॉन्ट्रास्ट टू लिख लीजिए, के विपरीत। लिख लिया? और क्या? स्टोनी सख्त, स्ट्रिक्ट। स्टोनी का पथरीला होता है वैसे, लेकिन यहां पे इसका मतलब है स्ट्रिक्ट, सख्त। डिमीनर का मतलब होता है आचरण, मैनर्स। डिमीनर का मतलब होता है आचरण, मैनर्स। डिमीनर का मैनर्स, आचरण। और तो क्या है? थो, थो का बर्फ पिघलना होता है। अब किन्हीं दो देशों के बीच दो व्यक्ति बर्फ पिघल जाए, इसका मतलब ये है कि उनके रिश्ते सही हो गए अब, है ना? जो रिश्ते खराब थे वो ठीक होने लग गए, ये थो का मतलब है। और तो क्या है इसमें? स्टैंड ऑफ, ये डेड लॉक होता है या ग्रिड लॉक होता है, गतिरोध को बोलते हैं। गतिरोध का मतलब कि एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना के बीच है, इंडिया और चाइना के बीच जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उस पे ये तो बोल रहे हैं कि हमारे वाले सैनिक है वो ऐसे खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। भारत वाले कह रहे हैं कि हमारे भी ऐसे खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये गतिरोध है। और ना ये कह रहे हैं कि हम पत्थर उठा के तुम्हारा सिर खोल देंगे, न ये बोल रहे हैं। कहने का मतलब न तो कुछ कर रहे हैं और ना करने दे रहे हैं, ये गतिरोध है। ठीक है? द फैक्ट दैट, ये तथ्य, ये वास्तविकता कि मिस्टर मोदी ऑल्सो एक्सटेंडेड हिज हैंड टू चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ड्यूरिंग द बैंक्वेट इज इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर स्टोनी डिमीनर एट द एससीओ समिट इन सितंबर। ये जो रियलिटी है, ये वास्तविकता है कि मिस्टर मोदी ने अपना हाथ बढ़ाया चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग, मतलब हाथ मिलाया, यहां पे ये है। कब की बात है? उस प्रीति भोज के दौरान। इज इन कॉन्ट्रास्ट, ये विपरीत है। किससे विपरीत है? देयर स्टोनी, देयर क्यों आ गया? दो हो गए, मोदी जी और ये शी जिनपिंग। तो इन दोनों का जो सख्त आचरण था कहां पे देखने को मिला? एससीओ सम्मेलन में सितंबर में जो हुआ था, वहां तो ये बात ही नहीं कर रहे थे। दोनों ने मास्क लगा रखा था, कोरोना हो रखा दोनों को। यहां ये बढ़िया बात कर रहे थे, हाथ मिला लिया। एंड कुड सिग्नल, और ये यहां पे संकेत दे सकता है। आपने आज तक ये पढ़ा है कि कुड आता है, इसका मतलब पास्ट है, ऐसा नहीं होता। कुड प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बता सकता है। ठीक है? तो ये संकेत दे सकता है कि अथो इन टॉक्स बिटवीन देम फॉर द फर्स्ट टाइम, की पहली बार उनकी बातचीत जो है ट्रैक पे आ गई है, पटरी पर आ गई है। थो का मतलब जो उनकी दुश्मनी थी वो धीरे धीरे बर्फ पिघल रही है उस दुश्मनी की। सिंस द एलएसी स्टैंड ऑफ बिगेन इन 2020, और पहली बार कब से काउंट कर रहा है? 2020 में एलएसी पर जो गतिरोध शुरू हुआ था ना, उसके बाद पहली बार ही ये इस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, एक संकेत है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है? ठीक है? बोल ही नहीं पा रहे, बोला साहब भी तो एक बार आत्मसात कर रहे हैं, क्या कहानी है? अच्छा, इसमें और तो क्या बताऊं आपको, ये दो वर्ड लिख लिए, डिमीनर और थॉ। और तो कुछ इसमें खास फिलहाल बताने को नहीं है। स्टोनी का मतलब है स्ट्रिक्ट, और मैंने कहा था कि मंथ के नाम से पहले
इन लगेगा, ईयर के नाम से पहले इन लगेगा जब तक उसी ईयर उसी मंथ की बात हो। ठीक है, आगे देखो। ये लास्ट करो, कैसे बोर हो गए देर में। अरे जो गंभीर अधिकारी बनने के लिए अग्रसर है वो कभी बोर मत हो अगर कोई चीज से ही। पता नहीं क्या सिचुएशन आज जिंदगी में, वो समय थोड़ी कर दोगे रात को 12 बजे टेंस पढ़ाओ टेंस, नहीं नहीं ये नहीं। अच्छा कहा भी तो आपने था ये पढ़ाओ। अरे भाई मैंने कहा था 10 दिन तक बुखार रहेगा, पहला दिन ही आज तो। ज्यादा बड़ा है, मैं बता देता हूं। वाइल मिस्टर मोदी मे हैव टू एक्सप्लेन, मे हैव लगाते हो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ऐसा किया हो। तो एक तो वाइल का फंक्शन ये होता है कि वाइल दो उपवाक्यों को जोड़ता है और दोनों विरोधाभासी होते हैं, विपरीत बात करते हैं। तो ये एक तरफ तो देखो कि हो सकता है कि मोदी जी को एक्सप्लेन यहां पे किया हो द शिफ्ट डोमेस्टिकली। शिफ्ट मतलब बदलाव, बदलाव किसमें कि पहले कट्टा थे अभी बात करने लग गए। तो ये जो बदलाव आया था एससीओ से लेकर G20 की मीटिंग तक, तो इस बदलाव को इन्होंने घरेलू रूप से हो सकता है कि समझा दिया हो। देशवासियों ने पूछा ऐसा कैसे मोदी जी, क्या कहानी है, बता दिया हो। हिज डिसीजन टू स्पीक टू द चाइनीज प्रेसिडेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द प्रैक्टिकल रियलिटी दैट, अब ये देखो, लेकिन उनका निर्णय जो है क्या, चाइना के राष्ट्रपति से बात करने का, ये रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट का मतलब शो करता है, डिस्प्ले करता है, दिखाता है। लिख लेना, शो या डिस्प्ले, रिफ्लेक्ट। तो हो सकता है कि मोदी जी ने मे हैव टू एक्सप्लेन, कि उनको ये एक्सप्लेन करना पड़े, ऐसा समझो इसको। हैव टू दे रखा है तो अंडर कंपल्सन है। हो सकता है कि उनको घरेलू रूप से मतलब देश के अंदर तो इस बात को एक्सप्लेन करना पड़े कि ये बदलाव कैसे आया, लेकिन उनका निर्णय जो है चाइना के राष्ट्रपति से बात करने का, ये दिखाता है कि प्रैक्टिकल रियलिटी, कि ये व्यवहारात्मक एक वो है, वास्तविकता है क्या, दैट इंडिया, कि भारत जो है, अब बीच में इसने इंट्रोडक्शन दे दिया भारत का। भारत अभी तो अध्यक्षता कर रहा है किसकी, कहां पे हो रही है, उदयपुर में, और एक 2023 में यहां पे एससीओ के अंदर करेगा। विल नीड, तो भारत, अब इसको काट दो लाइन को, इंडिया को जोड़ दो विल नीड से। भारत जो है वो, उसको आवश्यकता पड़ेगी किस चीज की, टू इंश्योर द फुल पार्टिसिपेशन ऑफ दोज ग्रुपिंग्स, कि जो ये समूह है ना G20 और एससीओ, ये समूह का पूरी भागीदारी आए, ये भारत को निश्चित करना पड़ेगा कि सबके सब यहां पे कंट्रीब्यूट करें, सबके सब पार्टिसिपेट करें। दैट इंक्लूड, और इस ग्रुपिंग्स के लिए कह रहा है कि इन ग्रुप्स में वो भी शामिल हैं जो आपके विरोधी हैं, राइवल्स हैं। कौन कौन से, जैसे कि चीन भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा, ये विपक्षी हैं, ओपोनेंट्स हैं। राइवल का मतलब होता है ओपोनेंट, विरोधी या विपक्षी, ओपोनेंट। और सच एज वहां लगाते हैं जहां एग्जाम्पल देना हो, जैसे कि, ऐसे मीनिंग में सच एज का प्रयोग करते हैं, जैसे कि। ठीक है, इतना ही पढ़ते हैं इसको।